नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 0222300164 और इसके अलावा आप 0222300165 पर भी कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर यानी एक्स पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही एक और खास मेहमान आज हमारे साथ हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो लगातार तीसरे दिन आज बाजार में बिकवाली देखी गई। कमजोर ग्लोबल और घरेलू संकेतों के चलते शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत हुई थी और बाजार में जारी गिरावट का सिलसिला कारोबार के अंत तक बना रहा। सेंसेक्स करीब 650 अंकों की गिरावट के साथ 66,230 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक फिसलकर 19,742 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 750 अंकों से ज्यादा टूटकर 44,623 के स्तर पर बंद हुआ। और अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं कि आखिरकार बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट क्यों रही। पूरा हफ्ता भारतीय बाजारों पर बड़ा भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। एक दिन की छुट्टी होने की ही रात थी, लेकिन बाकी बचे तीनों ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते के बाजार के लिए बेहद कमजोरी वाले रहे। सोमवार से जिस कमजोरी की शुरुआत होती दिखी, बुधवार को बढ़ी और आज वीकली एक्सपायरी के दिन भी भारतीय बाजारों में जबरदस्त दबाव दिखा। ये दबाव बैंकिंग शेयरों से बढ़ता हुआ नजर आया। कल HDFC बैंक और रिलायंस जैसे दिग्गजों से कमजोरी हुई, तो यही कमजोरी आज TCS और ICICI बैंक जैसे दिग्गज आगे बढ़ाते हुए नजर आए। बैंक निफ्टी 760 पॉइंट का बड़ा कट लेकर 44,600 के नजदीक जाकर बंद होता दिखा, तो बड़ी गिरावट वहां पर दिखी। निफ्टी का भी हाल कोई बहुत अच्छा नहीं था। 160 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी भी 19,750 के आसपास बंद होता हुआ दिखा। यहाँ भी माहौल कमजोरी का ही रहा है। अब तक मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर थोड़ा कमजोरी में कम पार्टिसिपेट करे थे। मिड कैप इंडेक्स 0.5 से 1%, तो स्मॉल कैप इंडेक्स 1.25% की कमजोरी के साथ आज बंद होते दिखा। और यही वजह थी कि सुबह तस्वीर उतनी खराब नहीं थी, लेकिन बाद में तस्वीर बदलती और बिगड़ती हुई नजर आई और चौतरफा बिकवाली का माहौल बाजार में, चाहे वो दिग्गज हो या फिर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर, सब जगह देखने को मिला। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसके दो बड़े कारण थे। पहला कारण आया अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से। कल देर शाम जेरोमी पावेल साहब ने अपनी फेड की मीटिंग के बाद जो कुछ भी कहा वो डराने वाला था। उनका ये कहना था कि न सिर्फ अगली पॉलिसी में ब्याज दरें बढ़ेगी, लेकिन उन्होंने पूरे संकेत ये देखे एक बार और ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती है और महंगाई को काबू में लाने के जो प्रयास हैं अभी तक उसका असर जितना दिखना चाहिए वो दिखा नहीं है। और ब्याज दरें घटने की आप उम्मीद कर रहे हैं तो साल भर तो भूल जाइए। यानी कि अमेरिका में सितंबर 2024, एक साल बाद ही आप सोचिएगा कि ब्याज दरें कम होना शुरू होगी। ये झटका देने वाले था। अमेरिकी बाजार इसी के दम पर कमज़ोर होते दिखे हुए। इसके साथ साथ दो संकेत और थे ग्लोबल मार्केट्स के जो परेशान करने वाले थे। बढ़ते हुए बॉन्ड यील्ड्स और जो 16 और 23 साल की ऊंचाइयों पर पहुंचे, 2 साल और 10 साल के बॉन्ड यील्ड्स, और इसके साथ साथ डॉलर इंडेक्स भी मजबूत। इन सब के चलते दुनिया भर के बाजारों पर दबाव बना। लेकिन हमारी अपनी समस्याएं भी थी। जहाँ एक और HDFC बैंक के एनालिस्ट मीट के बाद बैंकिंग शेयर कमज़ोर होते दिख रहे थे, दूसरी ओर FIs की तरफ से कल के सेशन में दमदार बिकवाली के आंकड़े फिर से देखने को मिले। तो लोकल प्लस ग्लोबल दोनों ही संकेत इतने कमज़ोर कि बाजार किसी भी लेवल से उठ नहीं पाए और साइजेबल रिकवरी मिली नहीं। और यही वजह थी कि अच्छे खासे नुकसान के साथ इस वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार नीचे कमजोरी के साथ बंद होते दिखे। और आइए इस वक्त एक बड़ी खबर भी आपको बता दें। फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा अपनी सब्सिडियरी GLS में 75% हिस्सेदारी बेचने का उसने ऐलान किया है। ग्लेनमार्क फार्मा के बोर्ड से मंजूरी के बाद कंपनी GLS में अपनी 75% हिस्सेदारी निरमा को बेचेगी और ये डील 615 रुपए प्रति शेयर के भाव पर हुई है। दरअसल इस डील की कुल वैल्यू 5,652 करोड़ रुपए है। GLS यानी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज ग्लेनमार्क फार्मा की लिस्टेड सब्सिडियरी है
और इस डील के तहत निरमा पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए ओपन ऑफर लाएगी और बिक्री के बाद जीएलएस में ग्लेनमार्क फार्मा की 7.8% हिस्सेदारी बचेगी। तो जी बिजनेस ने, आपको याद होगा, 3 महीने पहले ही यह खबर दिखा दी थी और इस पे आखिरकार डील पर मुहर लगी गई है। हमारे साथ आज के हमारे एक्सपर्ट हैं आनंद राठी के सिद्धार्थ सिडानी, उनसे जरा समझते हैं क्या मायने हैं इसके। सिद्धार्थ, सुगबुगाहट तो पहले से ही थी और 3 महीने पहले जी बिजनेस ने खबर दिखा भी दी थी, आखिरकार इस डील पर मुहर लग भी गई है। क्या समझे इस डील के मायने? गुड इवनिंग स्वाति, गुड इवनिंग सभी को। ये डील के मायने ठीक ठाक है क्योंकि 615 पर शेयर में हिस्सेदारी बेची गई है और लगभग प्राइस 630 के करीब है। तो कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट है। मैं मानता हूं कि ऐसी डील ज्यादा और डिस्काउंट में हो सकती है, तो मैं मानता हूं कि ये डील अच्छी है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से क्या वैल्यूएशन की उम्मीद थी वो देखना बहुत जरूरी होता है, बट ये पर्सपेक्टिव से ये देखा जाएगा, ये एक इंडिकेशन देता है कि फार्मा स्पेस में हलचल शुरू हो चुकी है। और फार्मा स्पेस में हलचल शुरू होने के मतलब ये बाजार में भी थोड़ी बहुत कमजोरी है, तो सेफ हेवन के हिसाब से फार्मा क्षेत्र डेफिनेटली अच्छा लगता है और ये डील मैं मानता हूं मजबूत रह सकती है ग्लेनमार्क के लिए। बिल्कुल, और खुद एमडी ने भी बयान दिया है कि इस बिक्री से कंपनी जो कर्ज है वो कम होगा और कंपनी का फोकस अब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर होगा। शेयर पर क्या इंपैक्ट देख पाएंगे सिद्धार्थ हम कल, ग्लेनमार्क फार्मा, ग्लेनमार्क साइंसेज के, लाइफ साइंसेज के? देखिए, ग्लेनमार्क फार्मा पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर रह सकता है क्योंकि कर्ज मुक्त करने की बातचीत हो रही है, तो ग्लेनमार्क फार्मा पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। हालांकि ये देखना बहुत जरूरी है कि कितना कर्ज मुक्त करने वाली है कंपनी, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूं कि ग्लेनमार्क फार्मा के शेयर प्राइस में एक उछाल जरूर रह सकता है। हमारी कोई इस पे टारगेट या रिपोर्ट नहीं है। ओके, तो चलिए, ये रही आज की बड़ी खबर पर हमारे एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की राय। अब स्टॉक स्पेसिफिक और बाजार पर भी एक राय ले लेते हैं। लगातार हमने देखा कई दिनों से, और इनफैक्ट तीसरे दिन हमने बाजार में गिरावट का ट्रेंड ही देखा है। सिद्धार्थ, अभी फिलहाल क्योंकि आखिरी ट्रेडिंग सेशन शुक्रवार को है, अब क्या समझे हफ्ते का अंत किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में भी अच्छी गिरावट हम देख पा रहे हैं। देखिए स्वाति, फेड के बयान के बाद मार्केट्स थोड़े से नर्वस दिखते हैं और अनसर्टेन सिनेरियो में जब मार्केट होता है तो कमजोरी की तरफ में जाता है। यही सिचुएशन हम ग्लोबल एज वेल एज इंडियन मार्केट स्पेसिफिकली देख रहे हैं क्योंकि ब्याज दर कटौती होने की कोई दिशा नहीं दिख रही है, एटलीस्ट यानी आने वाले 6 से 12 महीने में। तो इनफैक्ट एक बढ़ोतरी सामने दिख रही है नवंबर के पॉलिसी में, तो जिसके कारण मार्केट नर्वस दिखता है और ये नर्वसनेस का सीधा तर दिख रहा है कि हमारे लार्ज कैप स्टॉक्स में एक अच्छा खासा करेक्शन है। मिड कैप और स्मॉल कैप में एक अच्छा खासा करेक्शन हमने पिछले हफ्ते से ही देखा है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये अच्छा मौका बन सकता है बेहतरीन कंपनियों में। जो 10 दिन पहले जो निवेशक या ट्रेडर सोच रहे थे कि मुझे पैसा लगाना है, बाजार बहुत भाग चुका है, अब उनके लिए मौका है। आप गिरावट की बाजार में घबराए मत, क्योंकि अच्छी कंपनियां आपको ऐसे अनसर्टेन सिचुएशन में ही खरीदारी का मौका देती है। बिल्कुल, तो चलिए, ये तो बाजार पर राय रही सिद्धार्थ की। अब उनकी स्टॉक स्पेसिफिक राय भी ले लेते हैं। सिद्धार्थ, पोजिशनल व्यू किसी को रखना हो बाजार में महीने 2 महीने के, आपके नजरिए के हिसाब से कहां पर खरीदारी की सलाह? देखिए, पोजिशनल तौर पे मुझे एक कैपिटल गुड्स की कंपनी क्यूमिंस इंडिया काफी पसंद है। आपको स्टॉप लॉस रखना है 1675 का, 1675 का, और टारगेट रखना है 1840 का। क्यूमिंस डीजल जेनसेट्स ऑल्टरनेटिव फ्यूल इंजन बनाने की कंपनी है। डीजल इंजन में अव्वल नंबर की कंपनी है क्यूमिंस इंडिया। मल्टीनेशनल कंपनी है, एमएनसी है, बहुत ही बेहतरीन है। अगर देखा जाए तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है डबल डिजिट ग्रोथ हो सकती है रेवेन्यू में इस साल में, FY24 में, और रोबस्ट ऑर्डर्स दिख रहे हैं रेलवेज की तरफ से क्यूमिंस के लिए। मैं मानता हूं कि नए ट्रेन जो लॉन्च हो रही है ये भी एक बहुत बड़ा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी ला सकती है क्यूमिंस के लिए। तो पोजिशनल तौर पे 1840 का टारगेट और 1675 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो ये रही सिद्धार्थ सिडानी की क्यूमिंस इंडिया पर पोजिशनल कॉल। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की। लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी खरीदारी, कौन से स्टॉक में खरीदारी की सलाह रहेगी आपकी सिद्धार्थ?
देखिए स्वाति, लॉन्ग टर्म में मुझे जो स्टॉक पसंद है वो ऑटो एंसिलरी पैक से है, और वो है सीआईई ऑटोमोटिव। फिर से ये स्पेन बेस्ड कंपनी है सीआईई ऑटोमोटिव। टारगेट आपको, लक्ष्य आपको रखना है 635 का, 635 का। स्पेन बेस्ड सीआईई ऑटोमोटिव ग्रुप है। बहुत सारी भारतीय ओईएम्स को सप्लाई करती है, जैसे कि मारुति, एमएनएम, टाटा मोटर्स, हीरो, किया मोटर्स, ओला इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सारी कंपनियों को सप्लाई करती है। आने वाले समय में नए टाइप्स करने की योजना है नए नई ओईएम्स के साथ, जो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ला सकती है सीआईई ऑटोमोटिव्स के लिए। ओईएम से ही बड़ा ग्रोथ आएगा, और एडिशन नए नए प्रोडक्ट्स करने वाली है कंपनी। स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में भी उन्होंने कई कई सारे प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, जो बेहतरीन ग्रोथ ला सकती है, और प्रॉमिसिंग कंपनी है सीआईई ऑटोमोटिव्स। ऑटो एक्सेलरी की एक बहुत ही अच्छी लीडिंग कंपनी, जिसका टारगेट आपको रखना है 635 का। सीआईई ऑटोमोटिव लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी दे रहे हैं स्टॉक में। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ दर्शकों से बातचीत का सिलसिला करें शुरू। राजस्थान से महेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? नमस्ते मैडम, मेरे एसबीआई कार्ड है जी। बताइए किन लेवल्स पे लिए, कितने शेयर? 932 रुपए में 100 शेयर में। 100 शेयर 932। और कब तक का व्यू आप रख रहे हैं एसबीआई कार्ड्स पर महेश जी? मैडम साल भर हो गए, लॉन्ग टाइम के लिए है सर। लॉन्ग टर्म के लिए एसबीआई कार्ड काफी ऊंची खरीद है सिद्धार्थ, इनकी 932 की। नुकसान भी काफी झेल रहे हैं। साल भर का नजरिया अगर रखें एसबीआई कार्ड पर, क्या लेवल्स आप देखते हैं और इन्हें करना क्या है? देखिए महेश जी, आपको नुकसान तो हो रहा है, बट फिर भी यही सलाह दूंगा कि आप निकल जाए। अब निकल जाएंगे, आपको नुकसान है तो इससे इसकी भरपाई कैसे करेंगे, ये तरकीब भी है मेरे पास। मैं मानता हूं कि आपको एनबीएफसी स्पेस में नजर देनी चाहिए। एनबीएफसी स्पेस जैसे कि बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, ये सारी कंपनियों पे आप खरीदारी कर सकते हैं स्विच ओवर करके। एसबीआई कार्ड की बिकवाली का रीजन सबसे बड़ा है, कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है। एचडीएफसी को क्रेडिट कार्ड अब बेचने की पूरी सुविधा मिल चुकी है आरबीआई की तरफ से, तो मार्केट शेयर टूट रहा है इनका। और दूसरी सब बहुत सारी कंपनियां आ चुकी है यही स्पेस में, जिसके कारण मार्केट शेयर टूटता दिख रहा है। तो मैं मानता हूं इससे निकल जाए, चाहे अभी निकले, उछाल पे निकले, सामने खरीदारी कर ले बजाज फाइनेंस या चोला इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। बिल्कुल, तो एनबीएफसी स्पेस से चोला फाइनेंस होल्डिंग्स, ये बजाज फाइनेंस पे खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। आपके लिए यही राय सिद्धार्थ सिडानी की। अगले कॉलर हैं हिमाचल प्रदेश सोलन से मनु भारती। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? हेलो जी मनु जी, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार, मेरे पास वोडाफोन जी के नमस्ते। शेयर हैं 35,000, 11 रुपए 20 पैसे ले रखे हैं। तो इसका फ्यूचर ओके, प्रोस्पेक्टस क्या और कब तक रखना चाहेंगे? है? लॉन्ग टर्म नजरिया है। लॉन्ग टर्म क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, 35,000 की, नुकसान आपको हो रहा है। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट वोडा आइडिया, क्या लगता है आपको सिद्धार्थ? देखिए मनु भारती जी, मेरी तो इंटरेस्ट की कंपनी नहीं है वोडाफोन, और इस पे मैं कोई राय भी नहीं देता हूं। हालांकि यही स्पेस में मुझे भारती एयरटेल सबसे बेहतरीन लग रहा है, बट मैं आपका ऑब्जेक्टिव समझता हूं ये कंपनी खरीदने का, क्योंकि बहुत जन कहते हैं कि टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है यहाँ से। बट मैं आपका पोर्टफोलियो का साइज तो नहीं जानता, बट मैं जनरल सी बात कह सकता हूं कि अगर आपको टर्न अराउंड स्टोरी पे अगर पैसे लगाने भी हो, तो वो 5 से 10% होने चाहिए पोर्टफोलियो के। उस लिहाज से आप होल्ड कर सकते हैं, या नहीं तो अगर आपने बहुत बड़ा प्रपोर्शन लगा रखा है वोडाफोन आइडिया में, तो आपको भारती एयरटेल में शिफ्ट होना चाहिए फंडामेंटली। ओके, तो भारतीय एयरटेल इस स्पेस से एक अच्छी डील लग रही है, एक अच्छा स्टॉक लग रहा है सिद्धार्थ सिडानी को। इस पर जरूर गौर कीजिएगा। यही आपके लिए राय दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट। आइए अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ है हरियाणा गुरुग्राम से चांद जी। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ जी, मेरे पास RECC 170 शेयर्स हैं, 96 पे लिए थे, तो अब उसका लिए एग्जिट करना है या वेट करना है उसके लिए? 96 पर चांद जी कब लिए थे आपने? ये अराउंड लास्ट ईयर लिए। लास्ट ईयर, ओके। और कब तक व्यू रखा है आपने, कब तक होल्ड करना चाहेंगी?
वही मुझे आपसे पूछना है कि अभी एग्जिट होना है या उसके लिए होल्ड करके रखना है अभी और भी। 170 शेयर है। ओके, क्या लगता है 96 सिद्धार्थ आपको? मैं बिल्कुल समझ गई, आपके लेवल्स में हम दिखा भी रहे हैं। 27,000 का मुनाफा आपको है और आपके भाव से तो काफी ऊपर है अभी शेयर का प्राइस। क्या करें सिद्धार्थ, क्या करना आपको लगता है स्टॉक में? देखिए, बिल्कुल बने रहना चाहिए चांद जी को, क्योंकि एक मल्टी बैगर स्टॉक के हिसाब से तो साबित हुआ ही है, 3 गुना हो गया है दाम उनके लिए। और ये पूरे स्पेस में अच्छी खासी पॉजिटिव हलचल दिख रही है, चाहे वो आप आरईसी की बात करें, पीएफसी की बात करें जो फंडिंग करती है, चाहे आप जनरेशन कंपनी की बात करें, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो ये पूरे स्पेस में एक अच्छा पॉजिटिविटी दिख रहा है। हालांकि अभी थोड़ी बहुत करेक्शन जरूर है माहौल, बट मैं मानता हूं जिस प्राइस पे आपने खरीदा है, आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए 1 से 2 सालों के नजरिए के लिए। 1 से 2 सालों के नजरिए के लिए आरईसी में आप बने रहिए, यही आपके लिए सिद्धार्थ सिरानी आज राय दे रहे हैं। आइए, अब अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ है महाराष्ट्र ठाणे से गजेंद्र खाड़े साहब। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? बजाज पेंसिव है, एवरेज प्राइस 1627 है, क्वांटिटी 72 है। उसमें सोल्ड करना है या होल्ड करना है? सोल्ड करना है कि होल्ड करना है, लेकिन आपका अपना व्यू क्या है गजेंद्र जी? कब तक आप रखने की सोच रहे हैं? हाँ, होल्ड करने की सोच है मेरी। अच्छा, होल्ड करना चाहेंगे। बजाज फिनसर्व 7,000 का नुकसान तो झेल रहे हैं, पर क्या लेवल से आप आने वाले टाइम में देखते बजाज फिनसर्व के नुकसान की भरपाई कर पाएंगे, आपको लगता है सिद्धार्थ? देखिए गजेंद्र जी, आपको थोड़ा सा हल्का सा बदलाव करना है आपकी स्ट्रेटेजी में। बजाज फिनसर्व को बेच के बजाज फाइनेंस में आ जाइए, क्योंकि बजाज फाइनेंस आप एनबीएफसी तो मानते ही मानते हैं, बट इसके साथ ये कंजम्पशन प्ले है। और कंजम्पशन प्ले के लिहाज से हमारे सामने फेस्टिव सीजन, मैरिज सीजन और बहुत कुछ है। तो मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस एक बेहतर विकल्प हो सकता है। 9,600 का आप टारगेट रख सकते हैं। लंबे समय 1 से 2 सालों का नजरिया रखिएगा, बट इस पे स्विच ओवर करके बजाज फाइनेंस पे आ जाइए 9,600 के टारगेट के लिए 1 से 2 सालों का नजरिया। तो बजाज फाइनेंस पे स्विच कर सकते हैं 1 से 2 सालों के लिए। 9,600 का टारगेट, इस पे भी गौर कीजिएगा, ये आपके लिए राय दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। आइए अगले कॉलर से बात करें। कर्नाटक बेंगलुरु से अमित जोशी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या स्टॉक है आपके पास? नमस्कार, मेरे पास जुपिटर वैगन के 300 शेयर्स हैं। मैंने एवरेज बाइंग प्राइस मेरा 305 का है और मैं 1 साल रुक सकता हूँ इसमें। तो मुझे ये जानना था अभी शेयर, क्योंकि क्यूआईपी का इन्फॉर्मेशन आ रहा था, ये लगातार गिर रहा है, तो वो क्यूआईपी के कारण गिर रहा है या प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, वो जानना था मुझे। और क्या करना है मुझे, होल्ड करना है, सेल करना है? जी, जुपिटर वैगन्स पे क्या हलचल है सिद्धार्थ? बिल्कुल, मैं मानता हूं कि आपको इस पे बनाना चाहिए। हालांकि हमारी इस पे बहुत डिटेल्ड रिसर्च नहीं है, ना कि हमारी कोई रिपोर्ट है, बट आप एटलीस्ट एकाध तिमाही के लिए रुके रह सकते हैं और नतीजों पे ख्याल करिएगा। मिड कैप स्मॉल कैप पे सबसे जरूरी होते हैं कि इनके क्वार्टरली नतीजे। लार्ज कैप पे तो क्या होती है, एक ट्रेंड सेट होता है पूरे साल का, तो हम उस हिसाब से एक जजमेंट ले सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में इक्वेशंस बिजनेस के काफी जल्दी बदलते हैं, जिसके कारण क्वार्टरली रिजल्ट्स पे बहुत नजर रखने की जरूरत है। तो एक तिमाही के लिए बने रहिए। एक तिमाही के लिए जुपिटर वैगन्स में बने रहिए, यही राय सिद्धार्थ सिडानी की आपके लिए। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स धीमे धीमे नीचे की तरफ अपनी कमजोरी बढ़ाते दिख रहे थे और बंद होते होते 125 से 150 पॉइंट नीचे डाउ और नेस्डेक फ्यूचर्स हो चुके थे। यानी कि नेस्डेक तो खैर कल भी 200 पॉइंट नीचे घटकर बंद हुआ, लेकिन डाउ 75 पॉइंट ही नीचे था ऊपरी स्तरों से 350 पॉइंट घटने के बावजूद। यानी कि वो कमजोरी आज और आगे बढ़ सकती, ये डर तो बिल्कुल अमेरिका के फ्यूचर्स को 3:30 बजे देखकर लग ही रहा था। देखते हैं आज अमेरिकी बाजारों में किस तरह का प्रदर्शन रहता है। वहां पर भी कोई मजबूती या बढ़ने के कोई खास संकेत तो है नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। और कल सुबह डाउ फ्यूचर्स पर रहेगी नजर। वो तो होंगे आपके लिए ग्लोबल संकेत, जिस पर आप बॉन्ड यील्ड्स और
साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स पर भी नजर रखेंगे। लेकिन हमारे अपने संकेतों में आज वीकली एक्सपायरी के दिन एफआईएस की बिकवाली का दबाव साफ नजर आ रहा था। कितने बड़े आंकड़े आते हैं बिकवाली के, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा और वो बाजार की ओपनिंग तय करेगा। अब जो आपके लिए नीचे सपोर्ट का काम करेगा, आज तो 19,700 को हमने होल्ड किया। अब जो इमीडिएटली सपोर्ट के लिहाज से रेंज है वो 19,550 19,650 की निकल कर आती है निफ्टी में कल के लिए, और ऊपरी स्तरों पर 19,825 से 19,900 वो रेंज है जहां पर आपको दिखेगा दबाव। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 44,600 पर आप बंद हुए हैं। 44,200 अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पर अब 45,200 की रेंज है जहां पर आपको बैंक निफ्टी में सप्लाई आते हुए दिख सकती है। सो ओवरऑल वैसे तो बाजार कमज़ोर हैं ही, लेकिन वीकली एक्सपायरी खत्म होने के बाद थोड़ी हल्की पोजीशन के साथ कल हम जब शुरुआत करेंगे, देखते हैं ग्लोबल संकेतों के दम पर और एफआईएस की बिकवाली के दम पर अगर रिकवरी आती है तो वो बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होगी। ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने का डर है, तो उतार चढ़ाव के बीच में कारोबार होने की संभावना। और आइए देखते हैं कल का ऑप्शन। ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए बात करते हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से। सुमित जी, स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहां पर मौके हैं? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। कल के बाजार में दो स्ट्रेटेजी मेरे पास, एक तेजी की तरफ की और एक मंदी की तरफ की है। तेजी की तरफ का जो स्टॉक है वो है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में 830 वाला कॉल 16 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 11 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और अदानी पोर्ट का 830 का कॉल ऊपर का टारगेट 21 रुपए से लेके 25 रुपए तक का देखने को मिल सकता है। तो अदानी पोर्ट का 830 का कॉल खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। दूसरा एबी कैपिटल। एबी कैपिटल में थोड़ा सा वीकनेस है, थोड़ा सा गिरावट है, तो 175 वाला पुट 1 रुपए 75 पैसे के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 1 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 3 रुपए से लेके 3.5 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। एबी कैपिटल लेना है 175 का पुट। ये दो स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी तरफ से कल के लिए। जी धन्यवाद सुमित जी, कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी देने के लिए आपका करेंगे हम। और अब मैं सिद्धार्थ के पास जाऊंगी और समझना चाहेंगे कि इंट्राडे के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से रहेगी। देखिए स्वाति, 1 से 2 दिनों का अगर नजरिया रखना चाहे तो आप एफएमसीजी स्लैश स्पेस से आप आईटीसी खरीद सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस आपको रखना है 440 रुपीज का आईटीसी और टारगेट आपको रखना है 468 का। आईटीसी एक बेहतरीन एफएमसीजी स्लैश सिगरेट का बिजनेस और अच्छी कंपनी, 468 का टारगेट, 440 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो आईटीसी में इंट्राडे खरीदारी की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। धन्यवाद सिद्धार्थ आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।